नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो चाय पर चर्चा करेंगे आज, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर के लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव ने लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय जानी। वो इस बार चुनाव में किसको अपना पीएम बनाएंगे, किसको दरकिनार कर देंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको दिखाएंगे हरिद्वार की जनता क्या चाहती है, जनता के दिल में आखिरकार क्या है। देखिए रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड में अपनी पूरी चरम पे है। सभी लोगों ने लगभग नामांकन कर दिया है और नामांकन करने के बाद लड़ाई आमने सामने है और इस लड़ाई में कांग्रेस भाजपा हर जगह दिख रही है। और इस लड़ाई के बीच हम चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं कि इस बार का माहौल क्या होगा। आज हम लोग हरिद्वार लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पे हम लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है और क्या होने वाला है। सबसे पहले हम चलेंगे अपने एक मतदाता के पास और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र है हरिद्वार लोकसभा में आती है और उस पे एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का चुनाव लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, नाम बताइएगा। मेरा नाम विजय बख्शी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। डोईवाला से। पूर्व में अभी यहाँ पर घोषणा हुई है बीजेपी के और कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जी वीरेंद्र सिंह रावत जी। यहाँ की स्थिति जो लोगों के बीच में जो भ्रम पैदा है कि वोट किसे दें, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीदवार हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, उमेश कुमार जी। अच्छा। उनकी भी यहाँ एक अच्छी खासी पकड़ नज़र आ रही है डोईवाला विधानसभा में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सामाजिक काम करे हैं। जैसे गरीब लड़कियों को शादी करनी है या अपने लोगों के लिए मरना जीना हो, वो हमेशा खड़े रहते हैं। लोगों को माइंड में उमेश कुमार जी का भी एक ऑप्शन है कि वो उनको भी ज़्यादा पसंद कर रही हैं। लेकिन उमेश कुमार विधानसभा दूसरा है उनका, लोकसभा के लिए कितना काम किया उस पर भी मैं जानूंगा। हमारे साथ एक एडवोकेट हैं डोईवाला क्षेत्र के और यहाँ पे अच्छी जानकारी रखते हैं। वकील साहब, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कार्यक्षेत्र भी माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी वो डोईवाला से चुनाव लड़े या डोईवाला के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। दूसरी तरफ हरीश रावत के एक लड़के वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए भी कहा जाता है कि हरीश रावत का जो दूसरा लड़का है उसने भी डोईवाला के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए कि एक तरफ मुख्यमंत्री का लड़का और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों की आमने सामने की लड़ाई है? ऐसा कह सकते हैं कि आमने सामने की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इस सीट पे जिस तरीके से देखा गया है कि हमेशा कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने रही है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बीजेपी ही जीतती आई, क्योंकि जो आज लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र रावत जी, वो यहाँ से 3 बार विधायक रहे, जिसमें 2 बार वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और गन्ना मंत्री का उनके पास पद था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना पूरा कार्यकाल वो नहीं कर पाए। और वो जिस दौरान वो गन्ना मंत्री हुआ करते, कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो आज समस्याएं इतनी हैं कि गन्ने को या के लिए देखा जाए तो इस क्षेत्र में एकमात्र एक मिल है, शुगर मिल। आज वो बंद होने की कगार पे है। आपने गन्ना मंत्री रहते कुछ नहीं किया, इस हिसाब से कृषि के लिए कुछ नहीं किया। अब आप एक कैडर वोट से जीतते हैं, अब जो भी कुछ कारण रहे आपके लिए उस हिसाब से जीतते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत कुछ ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए किया। आप ही के समय में घोषणा हुई बुल्लावाला पुल की, बुल्लावाला पुल का एक बार उसका शिलान्यास भी हो गया, किंतु वो शिलान्यास हुआ था कांग्रेस के समय पे, जब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में। लेकिन आपने उस शिलान्यास को खारिज करके वो जो कार्य हुआ था वो सब कुछ समाप्त कर दिया। आज भी वो जनता, हालांकि 10-12 वर्ष से आज भी उसी स्थिति से उस नदी से जाती है, जिसपे आज भी रोड नहीं है। लगभग कम से कम 6000 की आबादी उस रोड से प्रभावित होती है। अब दूसरी बात आते हैं हरीश रावत जी पे।
हरीश रावत जी मुख्यमंत्री भी रहे, आज उनका पुत्र है, पुत्र को जो कैंडिडेट बनाया, उनका भी मुख्यमंत्री कार्यकाल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबे समय का नहीं रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो उन्होंने क्षेत्र के लिए की भी हैं। जैसे आज डोईवाला तहसील की हम बात करते हैं, आज डोईवाला तहसील जो है हरीश रावत जी के द्वारा ही की गई, लेकिन मैं हर चीज़ में कि बहुत हर कैंडिडेट ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया, लेकिन जब भाई ने भी कहा कि एक कैंडिडेट तीसरे हैं उमेश शर्मा जी, उनका अपने क्षेत्र में हरिद्वार में अच्छा वो हो सकता है अपनी विधानसभा में, लेकिन अब यह है कि वो नुकसान किसे करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस भाजपा की जो टक्कर है उसमें जो तीसरा कैंडिडेट है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी को हो या निर्दलीय पार्टी का हो, जिस तरह से वह चुनाव में अपना मेहनत कर रहा है, वो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी क्या स्थिति रही और उन्होंने किसका नुकसान किया। जैसा वकील साहब सही कह रहे हैं कि उनका अपना क्षेत्र हरिद्वार के पास है और वह जब मत पड़ेगा तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह किसको नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं कि भाजपा को कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिसका नाम ये लोग ले रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए भी को लेकर के भी चर्चाओं में रहे, और ये भी कहा जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी लेकर के चर्चाओं में रहे। तो ऐसे में अगर आमने सामने देखा जाए तो वह दोनों कैंडिडेट के साथ वह चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन मतदाता मुख्य होता है, मत किसको मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक अपना अलग पहचान रखते हैं। मुख्य मुद्दे क्या होंगे? चलिए ये मान लिया गया कि दो पूर्व मुख्यमंत्री के आमने सामने, मैं इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कहूँगा क्योंकि हरीश रावत खुद अपने आप को दिखा रहे हैं यहाँ कि मैं लड़ाई में हूँ। बेटे की जगह वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही सबसे मिल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं ही, ये अलग मुद्दा हो गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है। अगर देखा जाए डोईवाला की मैं बात करूँ तो डोईवाला के भी तो कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे यहाँ के मतदाता चाहते होंगे कि हम किसको मत दें। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा डोईवाला विधानसभा में। देखिए सर, हरिद्वार लोकसभा में 14 विधानसभा की सीटें आती हैं जी, जिसमें से हमारा जो ये क्षेत्र है ऋषिकेश, डोईवाला और धर्मपुर सीट, हम डोईवाला विधानसभा के रहने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक की गलती है। माननीय हरीश रावत जी भी रहे हैं और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी रहे हैं, दोनों ही रहे हैं। दोनों के ही एक एजेंडे थे, दोनों ही जो है मुख्यमंत्रियों ने जो अपनी घोषणाएं की हैं, उनमें से लगभग अगर हम देखें तो माननीय हरीश रावत जी के टाइम पे जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की थी उन पर वो 100% लगभग मैं मानता हूं कि उन्होंने पूरी की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं भी समाज सेवी हूँ यहाँ पर डोईवाला में। मेरा अंदर गांव है 2 किलोमीटर दूर तेलीवाला में। तो और दूसरी बात ये है सर कि जैसे मुद्दे हमारे हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, इसके लिए हमने कितने धरने प्रदर्शन किए कि इसका उच्चीकरण की जाए, 50 बेड का इसको बना, आज तक वो ठंडे बस्ती में पड़ा। लेकिन कादिर साहब, पिछले चुनाव में भी हरीश रावत का परिवार ही चुनाव लड़ा था और डोईवाला से कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। अगर आप कह रहे हैं कि हरीश रावत का काम भी देखा जाएगा तो हमारी समझ से उस समय भी तो उनको मत मिलना चाहिए था। जी सर, आप सही कह रहे हैं सर, और मेरा मानना भी यही है अगर वो खुद चुनाव लड़ते तो शायद जो है बहुत अच्छा रहता। ये बड़ा महत्वपूर्ण। मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि हरीश रावत ने अपने बेटे को सामने लाया है। पहले उनकी पत्नी भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है कि हरीश रावत अपना उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहते हैं। हरिद्वार से उन्होंने अपनी बेटी को विधानसभा लड़ाया तो लोगों को लगा कि उनकी बेटी विधानसभा जीत भी गई तो लोगों को लगा कि उनकी बेटी उनकी उत्तराधिकारी होगी। लेकिन अभी जब लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने पूरी ताकत लगा के अपने बेटे को लोकसभा से टिकट दिलाया। और इसके पहले भी उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं, खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो अभी असमंजस की स्थिति है कि हरीश रावत अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे, ये आमजन से भी जानना चाहेंगे क्योंकि हरीश रावत पहाड़ का ऐसा चेहरा है जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में एक माना जाता है। और उसे जब वो मुख्यमंत्री थे उन्हें पर्वत पुत्र भी कहा जाता था। कई लोग उनको विकास के नाम से भी जानते हैं। जब उन्होंने सत्ता चलाई तो सत्ता चलाते समय भी कई बार ऐसा लगा कि पहाड़ के लिए, पहाड़ के जो उत्पादन है उसके लिए वो काम करना चाहते थे और किया भी। लेकिन राजनीति एक ऐसा विषय है जिसपे आपके काम का मूल्यांकन आपका मतदाता करता है। तो हरीश रावत
के लड़के आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हरीश रावत के जो कार्य किए गए हैं उनका मूल्यांकन क्या उनके लड़के के चुनाव से होगा भाई साहब? मेरा मानना यह है कि जैसे मई कादिर भाई ने भी बोला है जी कि माननीय हरीश रावत भी चुनाव लड़ते तो काफ़ी दबदबा रहता है कांग्रेस का, लेकिन अब मैं जनता के अंदर बड़ा असमंजस है कि करे क्या। कारण क्या है, हरीश रावत जी खुद में अच्छे नेता हो सकते हैं और घोषणाएं उन्होंने करी है, तहसील उन्होंने बनाया है, ये भी है, हम सामने डोईवाला के वासी हैं, बोल रहे हैं, तो काम करा है। लेकिन आज भी जनता के बीच में तीसरा ऑप्शन उमेश कुमार जी हैं। वो हर गरीब के दिल में, हर मध्यम वर्ग के गरीब में और युवाओं के बीच में उनका बहुत अच्छी पकड़ है इस टाइम, उनकी काम की वजह से, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो लोगों के दिल जीत रहे हैं। और इस टाइम जनता के बीच में इतनी परेशानी हो रही है। आप खुद कह रहे हैं कि तीसरे कैंडिडेट के रूप में है, अगर तीसरे नंबर के हैं तो दो में से किसी का नुकसान तो करेंगे, और जिसका नुकसान करेंगे और जिसका फायदा करेंगे उसका भी तो मूल्यांकन आप ही करोगे। अभी 14 विधानसभा है हमारे डोईवाला में, हरिद्वार लोकसभा में, जिसमें डोईवाला, धर्मपुर और ऋषिकेश विधानसभा महत्वपूर्ण है। पिछली बार जो चुनाव हुआ यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर लगभग डोईवाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थे वो 52,000 वोटों से जीत के गई थी। अमरीश जी, स्वर्गीय अमरीश जी थे हमारे उम्मीदवार कांग्रेस से, वो जीवित नहीं है। और ऋषिकेश से 56,000 वोटों से जीत के गई थी बीजेपी, और अपना धर्मपुर से 34,000। अब ये जो सीन है, पिछली बार जो वोटिंग परसेंट थोड़ा कम हुआ था तो उसके बावजूद भी इतना वोट बढ़ा, इस बार वोट बढ़ा है। पिछली बार 17 के 18 लाख वोट थे, इस बार 20 से 21 लाख के हेरफेर में पूरी हरिद्वार लोकसभा में वोट है। जो 3 विधानसभा यहाँ पर आती हैं, इसका वोट लगा दो 5.5 के हेरफेर में लाख में वोट है। और जो 11 जो विधानसभा है हरिद्वार की तरफ, जहाँ पर उमेश भाई का बहुत भयंकर दबदबा चल रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो। उमेश भाई की बार बार आप बात कर रहे हैं, तो उमेश भाई साहब एक विधायक हैं, तो उस विधानसभा के लिए ही तो किया होगा। मेरा ये मानना है कि ठीक है, उमेश भाई लड़ भी रहे हैं, सब कुछ है, उन नुकसान किसका करेंगे? जो मुझे लग रहा है वो सीधा दोनों पार्टियों को नुकसान कर रहे हैं। तो भैया दोनों का करेंगे, आपका कहना मैं मान गया दोनों का कर, लेकिन नुकसान, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मेरा नाम उमेद बोरा है। जी जी, किसान नेता के रूप में जाना जाता हूँ, कांग्रेसी हूँ, अच्छा, कार्यकर्ता हूँ। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता आप हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस क्यों खुल के उन किसानों के साथ नहीं खड़ी हो रही है? किसानों के साथ किसान यूनियन है, जो उन्होंने कहा है, पीछे से बैकडोर पे खड़ी है। हम डोईवाला की बात करें तो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास 3 मुकदमे, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी 3 मुकदमे इन्होंने पुतला फूकने पर भी उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री का हमारे पास मुकदमा अभी 10 दिन पहले दिया हमें नोटिस। तो ये हमारी धारणा है। जहाँ तक 2 मुख्यमंत्री की बात आ रही है, वहीं त्रिवेंद्र रावत जी की बात करें तो हमारा बस अड्डा लच्छीवाला बनने की घोषणा करी, वो नहीं बनाया है इन्होंने। हमारे डोईवाले में किसान के नाम पर यहाँ पर सब्जी मंडी कुछ नहीं है, और हमारे जंगली जानवरों का जो आतंक है, आज हमारे देखने में, हमारे ग्राम पंचायत की बात में पूर्व प्रधान भी रहा, 1 लाख रुपए इकट्ठे करके सौर ऊर्जा की बाढ़ हमने खुद लगाई है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, इन्होंने बताया तहसील बनाई है, बाढ़ सुरक्षा गृह, चाहे सोंग नदी हो, सुसवा नदी हो, पूरी तरह से बाढ़ को सुरक्षित करने का काम कांग्रेस ने किया था। मैं आपकी बात पूरी मान गया, लेकिन यही विधानसभा जहां हम लोग बैठे हैं, डोईवाला विधानसभा, जब तक हीरा सिंह बिष्ट थे तब तक तो कहा जाता था कि कांग्रेसियों का दबदबा है। हीरा सिंह बिष्ट के पिछली बार जब चुनाव लड़े, फिर क्यों आप लोगों ने हरा दिया? मतलब यहाँ के लोगों ने क्यों हरा दिया? कुछ मुझे क्षेत्रीय भी हैं, कुछ जाति धर्म के आधार पर, जैसे देश में चल रहा है। दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हिंदू मुस्लिम करके ये अंधभक्तों के वोट ले रहे हैं, वो आने वाले भविष्य के लिए दुर्भाग्य होगा। जैसे किसानों की बात करें, यहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात करती है, हमारे डोईवालों को स्मार्ट सिटी में ले रखा है इन्होंने। तो क्या हमारे कंक्रीट का जंगल बनाना चाहती है उत्तराखंड सरकार, या त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पर? चलिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने कहा इसे जाति धर्म से जोड़ा जाएगा। हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं, आप देख रहे होंगे। आज यहाँ पे बंद भी रहता है दुकान, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे। हमारे एक भाई हैं, ये मैं बात, हमारा चैनल ये जानना चाह रहा है कि जब यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो जो यहाँ के लोग हैं, जैसा कोई कह रहा है हिंदू मुस्लिम, कोई कह रहा है कि दूसरे विधायकों ने काम किया, उसका मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? किस पे आपको क्या लगता है कि महंगाई, आपकी दुकान है, मैं देख रहा हूँ कि आप कपड़े सिल रहे हैं, डोईवाला में बड़ा मशहूर है कि यहाँ की एक समोसे की भी दुकान होती है, उसको जब बाईपास बना दिए क्या, तो उनके भी दुकानों को बड़ा नुकसान होता है। जो आम जन है वो क्या सोचता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सबसे पहले चरण में आप चुनाव देने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, महंगाई तो हो रही, गरीब आदमी मर रहा है इसमें।
अमीर आदमी अमीर होता जा रहा, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा। तो इसमें नुकसान देखो गरीब आदमियों का। पहले पहले आप एक सूट का कितना लेते थे? पहले तो 150 से लिया मैंने, 200 लिए, आज कितना ले रहे हो? अब 300 रुपये। तो महंगाई अगर है तो महंगाई तो आपने बढ़ाया ना, 150 से 300 कर दिया। 300 कहाँ देते हैं कस्टमर, रेडीमेड ले लेते हैं कपड़े। तो ये जो रेडीमेड का दौर चला है, ऑनलाइन का दौर चला, क्या उसमें आप लोग को नुकसान हो रहा है? हाँ, इसमें हमें नुकसान हो रहा है इसमें। ये तो व्यवसायिक दृष्टि से मैं जानना चाह रहा था। वो 500 रुपये में सूट लाते हैं और 50 रुपये में ठीक करवा लेते हैं हमारे पे। तो मतलब 550 में उनको ब्रांड मिल जाता है। पूरा पूरा। अब 1000 रुपये सूट लेंगे, वो 300 सिलाई देंगे। क्या इसमें राजनीतिक गलतियां भी हैं? आप क्या ये मानते हो कि नहीं, जो राजनीतिक को गलती नहीं है। तो जब राजनीतिक गलती नहीं है तो अगर हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छे ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, सस्ते दाम पे हमें अच्छा ब्रांड मिल जाए तो नुकसान क्या है? हर चीज़ महंगी हो रही सर। सिलेंडर पहले 350 का था, अब 1000 रुपये का हो रहा, बताओ। तो भैया आप भी तो 250 की जगह 500 की कुर्ती बेच रहे हो, महंगाई तो आप भी कर रहे हो। हम बेच नहीं रहे। चलो अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, सिल के दे रहे। चुनाव वोट किसको दिया जाए? देखो जहाँ आदमी को अच्छा लगा वहीं देगा वोट। ये तो मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की गारंटी आ गई है। हाँ जी। आपने सुना होगा ना, मोदी जी हैं, मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी है, तो उस गारंटी पे भी तो वोट देना चाहिए। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो ऐसे तो खुले हम बता नहीं सकते। देखिए हम हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में हैं, डोईवाला में आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही में जब आप आम जन के पास जाते हो तब पता चलता है। इन्होंने तो बात की कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी की भी बात चल रही है, लेकिन इस बीच में एक गारंटी आई है, मोदी जी की गारंटी, उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी इस बार चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। मोदी जी की गारंटी है, क्या माना जाए इसको? राष्ट्रीय मुद्दों में जो मोदी जी की गारंटी है वो उनकी गारंटी ठीक है, अपनी गारंटी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे को जो क्षेत्र की समस्या है, जैसे कि बुल्लावाला में पुल नहीं बना आज तक, हम उसे बनाने की गारंटी कौन देगा? यहाँ पर हॉस्पिटल खराब है डोईवाले का। अच्छा एक चीज ही बताइए, मुझे तो लग रहा है आप बड़ा राजनीति में इंटरफेयर करते हो, अच्छी जानकारी है। हम लोग मोदी जी का चेहरा देख के वोट दें? मतलब जो राष्ट्र में चेहरा है उसका देख के दें, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, या जो चुनाव लड़ रहा है आपके क्षेत्र में उसका चेहरा वो देख के वोट दें? मेरा कहना है मतलब जो आदमी लोगों के सुख दुख में खड़ा हुआ है, हाँ। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय हो, उसको जिता के लाना चाहिए आम जनता आप को। तो ले दे के घूम के एक ही जगह आ जाए। कारण क्या, यहाँ के लोग दोनों पार्टी से त्रस्त हैं। 24 साल होने जा रहे हैं, और राज्य क्योंकि इसलिए बना था। इससे पहले 10 साल तो लोकसभा हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही। हाँ। ठीक है, उससे पहले कांग्रेस के पास रही। सबको देख लिया कांग्रेस ने, इस बार क्या पता लोग निर्दलीय देख लें। चलिए वकील साहब, मैंने कहा भाई से, लेकिन भाई बता तो नहीं पाए। हम वोट देने जाते हैं, जैसे मतदान करने जा रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि डायनामिक नेता राहुल गांधी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी की गारंटी है। तो क्या हम वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र रावत को ना देखें, ऊपर ही देखा जाए? देखिए, कहा जाता है कि जब आदमी बात करता है सिद्धांतों की या वैसे, तो कहते हैं कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए, काम करने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन क्या इस देश में कैंडिडेट को वोट पड़ता है? यही प्रश्न हमारा है, यही क्या इस देश में कैंडिडेट को वोट पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैंडिडेट किसी पार्टी का टिकट नहीं ला सकता। जो सही रास्ते पे चलने वाला होगा, ईमानदार होगा, देश के लिए सोचने वाला वो होगा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों को सोचने वाला होगा, एक नीति बनाने वाला होगा। मैं नहीं मानता उसे कोई पार्टी टिकट देती है, और देती है तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं, बहुत कम। हालांकि लोकसभा चुनाव है, और मैं ये होगा भी देश के मुद्दों पर ही चुनाव, ये चुनाव भी देश के मुद्दों पे ही होना है। देश में कौन सा मुद्दा इस समय सबसे हॉट मुद्दा, सबसे गर्म, जिसपे ये माना जाए केवल उसी मुद्दे पे ही चुनाव होना है? क्या हो सकता है? देखो, मुद्दे बहुत है देश में, लेकिन इसमें सबसे पहले, हालांकि मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे जैसे लोगों तक पहुँचे, हमारी लोगों की बात सुनने के लिए पहुँचे। लेकिन एक वर्ग आप में भी एक ऐसा है कि जो सही बातों को नहीं दिखाता, जो दिखाना चाहिए। एक ये नहीं कि हम एक ही पक्ष को दिखाएं,
दूसरे पक्ष की भी बात सुनिए। नहीं, हम तो सारे पक्ष की लिए मैं ना, आपने इसीलिए देखा मैंने ना, मैंने भाई साहब की भी पक्ष ली, निर्दलीय का मैं तो- पक्ष लिया, आप उनका भी लिया, उनका भी, तो सारे पक्ष लिए मैं जा रहे हैं। आपके लिए तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप हमारे तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। जी, लेकिन जी। कुछ नहीं पहुंचते थे, कुछ मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, ठीक, सबकी ठीक, बात नहीं ठीक, कर ठीक। रहा हूं। मुद्दा बहुत है, अगर मुद्दा अगर सही से अगर गहन किया जाए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वकील साहब, हर आदमी कहता है महंगाई। आपने देखा, अभी हम एक स्टिच करने वाले से जो कुर्ता बना रहे थे, उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा महंगाई है। तो हमने कहा कि पहले आप कितने में सिलते थे? तो उन्होंने कहा 150 में। हमने कहा आज कितने में? 300। तो उनको भी तो 150 की जगह दुगना पैसा मिल रहा है। तो जो आप खर्च की बात कर रहे हो, वो खर्च भी अगर दुगना हो रहा है, आय भी तो बढ़ रही है आपकी। हाँ, इस समय क्लियर करना चाहूंगा। अब उस व्यक्ति ने कहा पहले मैं 200 का बेचता था, अब मैं 300 का बेच रहा हूँ। आज उसे रियल कितने की मिल रही, आज उसका बिजली का खर्च कितना है, आज उसका आने जाने का पेट्रोल कितना है, आज उसके घर की स्थिति क्या है। वो 300 का सिलेंडर 400 का पहले खरीदता, आज 1200 का भी है। कई चीज़ें कि आज जो हम लोकल ईंधन लाते थे जंगल से जाके, जो गांव के लोगों को होता था कि आप सूखी लकड़ी जंगल से ला सकते हो, वो चीज़ें नहीं है। कितने वर्षों से आप यहाँ पे हैं डोईवाला में? मैं हालांकि मेरा तो जन्म ही यही हुआ है। जन्म यहाँ हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। 90 का दशक था, यहाँ पे इस राज्य के लिए बड़ी लड़ाई चल रही थी। बहुत लड़ाई चल रही थी। मात्र शक्तियाँ सड़कों पे थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 95, 95, 96, 97 बहुत तगड़ा चला। बड़ा त्याग लोगों ने किया, औरतों ने बड़ी कुर्बानी दी। हाँ, राज्य बना, राज्य बना, 9 नवंबर को राज्य का निर्माण हुआ। निर्माण हो गया। तो जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ, ईमानदारी से क्या आप कह सकते हो उस सारे उद्देश्य पूरे होते नजर आ रहे हैं? एक भी नहीं हुआ। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य जरूर पूरे हुए हैं, जनता का एक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। पहाड़ को संवारने की बात की गई थी उस आंदोलन में, आज पहाड़ खाली हो चुका है। भाई, मेरा ये प्रश्न आपसे भी होगा, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति की बात की है, सही में जो आदमी देखने में लग रहा है कुछ कर रहा है। आपको लगता है कि 24वां साल चल रहा है और ये राज्य जिस लिए बना था, जिसके लिए बना था, वह काम हो रहा है? सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपना बलिदान दिया उसको नमन करता हूँ। और आपके जो बात है मैं उसके लिए आंसर देना चाहता हूँ। जी उत्तराखंड आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो पूरे विश्व में माना हुआ है, जी जिसमें महिलाओं ने अपनी जान दी है, जी। युवाओं ने अपनी जान दी है। और उत्तराखंड बनाने के लिए उनके एक सपने थे कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो भी फैक्ट्री यहाँ पर बाहर की आएगी उसमें 70% हमारे लोकल लोगों को काम मिलेगा, उत्तराखंड के वासियों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और उत्तराखंड के लोगों यहाँ आज स्थिति है उत्तराखंड के अंदर, अगर कोई ठेकेदार, कोई बड़ा ठेकेदार है, वो या तो पंजाब का है या उत्तर प्रदेश का है या राजस्थान का है। अच्छा, एक चीज़ और बार बार निकल के आती है कि इस राज्य में कहा जाता है कि पलायन बहुत हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि उस पलायन के साथ एक और पलायन हो रहा है, राजनीतिक पलायन। आदमी धारचूला से जीतता है, आदमी बड़कोट से जीतता है, उत्तरकाशी जीतता है, जीतने के बाद वह मैदान की तरफ आ रहा है। तो ये जो राजनीतिक पलायन है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है इस राज्य के उस तरह के विकास को रोकने में? आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से राजनीतिक लोग पहाड़ों में चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद सीधा अपने प्लेन्स में आके अपना मकान बना के यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। जो पहाड़ों का विकास होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सही बात है। वकील साहब आप इधर बैठिए जरा, हम भाई साहब के पास बैठे हैं क्योंकि आज इनका आज रोज़ा है। और मैंने एक बात की कि क्योंकि मैं बड़े लेवल पे भी चाहता हूं कि इस बात पे डिस्कशन हो। आदमी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के, कांग्रेस का नाम लेकर के चुनाव जीत जाता है, पहाड़ पे चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने के बाद वह मैदानी इलाके में आ जाता है, घर बनवाता है, बच्चों को पढ़ाता है, यहाँ पे रखता है। जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं रहता, विधायक वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं रहता, तो वहाँ की जनता की सुनवाई नहीं होती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही एक कारण है कि ये जो पहाड़ है, उस पहाड़ का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है? कहीं ये एक मुख्य कारण तो नहीं? बिल्कुल सर, ये तो जाहिर सी बात है। अगर मेरा घर पहाड़ में होगा और मैं सुबह को वहाँ से निकलूँगा काम पे और शाम को वापस अपने घर नहीं जाऊँगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि रोड ख़राब है, लाइट नहीं आ रही है मेरे घर में, या मेरे क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है? जाहिर सी बात है, क्योंकि जितने भी नेता पहाड़ से विधायक बन के या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं तो वो वापसी नहीं करते। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है हमारे पहाड़ आज खाली हो रहे हैं, और जो वहाँ के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, वो लगातार जो है प्लान करके जो है नीचे आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा
वीरेंद्र रावत की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र रावत का भी तो देखा जाए तो ये जो लोकसभा क्षेत्र है, अगर हरीश रावत को एक तरफ कर दिया जाए तो वीरेंद्र रावत का क्या योगदान माना जाए इस लोकसभा में, जहां के लिए उन्होंने दावेदारी की, जिसके लिए कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। भाई एक पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के इसीलिए, या कुछ किया उन्होंने इस क्षेत्र में? देखिए सर, वीरेंद्र रावत की बात नहीं, माननीय हरीश रावत जी की बात मैं करूंगा। नहीं, तो देखिए वो मेरा क्या लगातार कहना है, 5 साल देखिए, मेरा जनता के कहना, बीच में देखिए, रहे। अब आप ये नहीं है ना जी। फिर वही परिवारवाद पे हम आ जाते हैं, परिवारवाद के नाते कांग्रेस ने परिवारवाद के नाते टिकट दे दिया, लेकिन